वेलकम बैक। मैं डॉक्टर मानिक मित्तल, सीनियर आई सर्जन, न्यू विजन आई सेंटर, पश्चिम बिहार। आज मैं इस वीडियो में आपसे जानकारी शेयर करना चाहूँगा एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। उसका नाम है काला मोतिया यानी ग्लूकोमा। तो सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा कि काला मोतिया के एक्चुअल क्या नेम्स हैं कॉमनली। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया क्या ये सेम बीमारी है या अलग है। तो जैसा आप देख सकते हैं, सफ़ेद मोतिया यानी कि मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट, ये एक अलग बीमारी है जो एज के साथ सबको होती है। और काला मोतिया यानी काला पानी के नाम से भी जानते हैं, उसे बोलते हैं ग्लूकोमा। ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जो किसी किसी को डेवलप होती है। इसके बाद अब मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि ग्लूकोमा का कारण क्या है। जैसे मैंने बताया कि एज के साथ किसी को भी हो सकती है, एक रैंडम चीज़ है। इसमें जैसे जैसे एज बढ़ती है ग्लूकोमा का रिस्क आपका बढ़ता है। उसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ग्लूकोमा का रिस्क बढ़ाते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके पेरेंट्स को या आपके ब्रदर सिस्टर को ग्लूकोमा है तो आपका रिस्क भी बढ़ जाता है। सेकंड चीज़ है स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कुछ बीमारियों के लिए लंबे टाइम चलती हैं, जैसे एस्थमा के लिए, जॉइंट पेन्स, आर्थराइटिस के लिए, या इवन कोविड में भी दी गई थी। तो स्टीरॉइड्स की वजह से भी ग्लूकोमा बढ़ने का रिस्क रहता है। इसके अलावा कोई आपकी आइज़ में इंजरी हो जाए या कभी कभार रेटिना सर्जरीज़ में आँख के अंदर ऑयल डाला जाता है, उसकी वजह से भी ग्लूकोमा डेवलप हो सकता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इस बीमारी के सिम्टम्स यानी इसके लक्षण क्या है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में इसका कोई लक्षण नहीं होता, ये एक साइलेंट बीमारी है। अब नेचुरली मन में सवाल आता है कि एक तरफ तो इतनी डेंजरस मानते हैं कि इससे नज़र चली जाती है, और फिर कहते हैं कि ये साइलेंट है, कि मरीज़ को पता नहीं चल रहा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि नज़र जा रही है और पता ना चले? उसका रीज़न है कि ग्लूकोमा आपकी एरिया ऑफ विजन यानी फील्ड ऑफ विजन को कम करता है। जैसे एक आँख से मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का विजिबिलिटी है, धीरे 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 ओवर द ईयर्स वो सिकुड़ता चला जाएगा, और इतनी धीरे होता है कि एहसास नहीं होता। बिल्कुल जब लास्ट स्टेज में इतनी विजन रह जाती है, सिर्फ सेंट्रल विजन, तब रियलाइज़ होता है कि साइड्स का कुछ नज़र नहीं आ रहा और एकदम बादल बादल से हर जगह आ गए। लेकिन इवन एडवांस स्टेज तक भी विजन पूरा 6/6 विजन मेंटेन रहता है काफ़ी पेशेंट्स में। तो इसीलिए पेशेंट्स को इस चीज़ का कोई पता नहीं चलता, वो अपने डे टू डे वर्क कैरी ऑन करते रहते हैं। इसके अलावा कभी कभार कुछ पेशेंट्स में सिम्टम्स विजिबल हो सकते हैं, खासकर जिनको एक स्पेशल टाइप की ग्लूकोमा होता है, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, जिसमें अटैक पड़ जाता है कि अचानक प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है आँख का, और उससे पेन, रेडनेस, वॉमिटिंग फीलिंग और नज़र का धुंधलापन अराइज हो सकता है। लेकिन वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। मेजरली ये एक साइलेंट बीमारी है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इस बीमारी का टेस्टिंग, कि डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो इसकी टेस्टिंग कैसे होती है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है आइज़ का प्रेशर। ये एक हमारी मशीन है स्लिट लैम्प, इस पे ये एक स्पेशल लेंस होता है, टोनोमीटर लेंस। इससे हम आइज़ का प्रेशर चेक करते हैं, और नॉर्मल प्रेशर की रेंज 10 से 20 की रेंज मानी जाती है। जहां आपका प्रेशर 24, 26 या और ज़्यादा आने लगे तो एक डाउट होता है कि ग्लूकोमा हो सकता है। उसको कंफर्म करने के लिए हम आते हैं अगले टेस्ट पे, जो होता है फंडस यानी रेटिना टेस्ट। तो ये जो पीछे आँख की नर्व है, ये वो स्ट्रक्चर है जो ग्लूकोमा में डैमेज होता है। आँख के अंदर एक सीमित जगह है, और अंदर अगर प्रेशर बिल्डअप होगा तो धीरे धीरे वो इस नस को ख़राब करेगा और नज़र में असर करेगा। तो इसको चेक करने के लिए एक ये स्पेशल लेंस यूज़ होता है। इसकी मदद से हम इस नर्व को चेक करते हैं और उन चेंजेस को हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसा कि आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं, 3 अलग अलग मैंने फ़ोटोज़ आपको दिखाई हैं। जो फर्स्ट फ़ोटो है वो एक नॉर्मल हेल्दी नर्व की है। तो इस केस में जो सेकेंड फ़ोटो आ रही है वो ग्लूकोमा के अर्ली चेंजेस दिखा रही है, जिसमें ये ब्लड वेसल्स थोड़ी किनारों में शिफ्ट हो गई हैं, सेंटर में एक येलो कलर का गड्ढा डेवलप हो रहा है। और जैसे ही हम एडवांस स्टेज की तरफ जाते हैं तो थर्ड फोटो उसे बोलते हैं कि नस सूख गई है, एडवांस स्टेज में नर्व आ गई है, और उससे आपकी नज़र लगभग चली जाती है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो बीच वाली फ़ोटो है उसमें जो चेंजेस दिख रहे हैं वो कभी कभार नॉर्मल लोगों में भी दिख सकते हैं।
इसीलिए हम काफ़ी पेशेंट्स को ग्लूकोमा सस्पेक्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं कि एक ग्लूकोमा का शक है, कंफर्म नहीं है। काफ़ी लोगों का सालों साल वो शक बना रहता है, कोई तरीका नहीं होता उसको आइडेंटिफाई करने का। बस टाइम टू टाइम ये चेक करते हैं कि बढ़ तो नहीं रहे ये चेंजेस। अगर इतने पे स्टेबल हैं तो हो सकता है कोई इलाज की ज़रूरत ना हो, बट अगर ये चेंजेस बढ़ते हैं तो डेफिनेटली इलाज की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है उसे कहते हैं गोनियोस्कोपी। गोनियोस्कोपी एक स्पेशल लेंस से करी जाती है जिसमें आँख के आगे के स्ट्रक्चर को इवेल्युएट करते हैं कि अंदर जो पानी के सर्कुलेशन के लिए आउटलेट है क्या वो ब्लॉक तो नहीं हो रहा। तो उसको चेक करके हम डिसाइड करते हैं कि आपको कौन से टाइप का ग्लूकोमा है और कौन सी दवाई की नीड है। नेक्स्ट टेस्ट जो इसमें आता है वो है OCT, यानी आँखों का CT स्कैन। उससे आँख की नर्व का बहुत एनलार्ज करके फ़ोटो भी आ जाती है और उससे एक एक्चुअल आइडिया लग जाता है कि नर्व की कितनी ताकत बची है, कितनी इसमें टिश्यू बची है। तो वो टेस्ट ऐसा है जिसको समय समय पे रिपीट करके हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी बीमारी स्टेबल है या नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती, कभी भी इम्प्रूव नहीं होती, सिर्फ हम उसे ट्रीटमेंट से स्टेबल रख सकते हैं और वो चीज़ हम OCT टेस्ट से मेजर करते हैं। और एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट का मतलब कि जैसे मैंने बताया जो फील्ड ऑफ विजन आपको दिख रहा है उसको मशीन में पेपर पे प्रिंट के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में बना दिया जाता है। तो उस टेस्ट में आँख पे पट्टी करके एक आँख से अलग अलग एरियाज को मैपिंग करती है मशीन और वो प्रिंट्स में सामने आ जाता है। उसे भी हम लगभग हर साल एक बार रिपीट करके कंपेयर करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा डिस्कशन आ जाएगा ट्रीटमेंट पार्ट पे कि इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आज के दिन ज़्यादातर बीमारियां लाइफस्टाइल डिपेंडेंट हैं और लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने से ही बहुत हद तक हम बीमारियों को काबू कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना BP, शुगर और कोलेस्ट्रॉल इनको कंट्रोल करें क्योंकि ये चीज़ें आँख के अंदर ब्लड फ्लो को अफेक्ट करेंगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप स्मोकिंग और अल्कोहल का इंटेक करते हैं तो प्लीज़ उन चीज़ों को कम से कम रखें क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें अगेन खून की नलियों को, ब्लड वेसल्स को श्रिंक करती हैं जिससे ब्लड का सप्लाई कम होगा। तीसरी चीज़, अगर कोई आपको स्टेरॉइड की दवाइयाँ चल रही हैं जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था, तो ऐसी कोई दवाइयों को आपको इमीडिएटली स्टॉप करना है, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और उनकी जगह कोई और मेडिसिन पे शिफ्ट करें। नेक्स्ट है डाइट में एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट कही जाती है। एंटीऑक्सीडेंट कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो नस की ताकत को मेंटेन रखते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का नेचुरल सोर्स है ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलेड्स और ग्रीन टी। तो इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें। और लास्ट चीज़ है एक्सरसाइज से, किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज, नॉट जस्ट आई एक्सरसाइज, जस्ट चाहे इवन फास्ट वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपनी एज के हिसाब से कर सकें, उससे ब्लड फ्लो अच्छा मेंटेन रहेगा तो नस की हेल्थ हमारी बनी रहती है। नेक्स्ट इसमें आता है मेडिकल ट्रीटमेंट। अब जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देंगे उसमें दो मेन ऑप्शंस होती हैं। फर्स्ट इज़ मेडिकल, दवाइयों से, और सेकंड इज़ सर्जिकल। तो इसमें मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, 99% पेशेंट्स का मेडिकल मैनेजमेंट ही चलता है एंड उनको कभी लाइफ लॉन्ग ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं आती। ज़्यादातर पेशेंट्स 1 या 2 आई ड्रॉप से बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं। इसमें हमारे पास 5 तरह की आई ड्रॉप्स आज के दिन अवेलेबल है। अब उनमें से कौन सी दवाई आपके लिए सूटेबल है वो आपको चेकअप के बाद ही डॉक्टर गाइड कर पाते हैं। उसमें काफ़ी फीचर्स को, हमें फैक्टर्स को देखना पड़ता है कि प्रेशर कितना है, आपकी नर्व की हेल्थ कैसी है, हमें कितना एग्रेसिव ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, आपकी बॉडी में और कोई बीमारियां जैसे हार्ट की, अस्थमा की कोई दिक्कत तो नहीं है। उस हिसाब से दवाइयों का सिलेक्शन फिर किया जाता है। और इसके अलावा जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज़ सर्जरी बहुत कम लोगों को ही ज़रूरत पड़ती है और उसकी बहुत टेक्निकल डिटेल्स है, तो मैं उनकी डिटेल में इस वीडियो में नहीं जाऊंगा। मेडिकल ट्रीटमेंट पे अभी हम फोकस रखेंगे क्योंकि मेजॉरिटी को उसी की ज़रूरत पड़ती है। दवाइयों में कुछ बेसिक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो ये दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग चलेंगी, इनको छोड़ना नहीं है। तो दवाइयों को में ये रखना है कि इनसे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। अब उन साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए 2 बेसिक चीज़ों का आप ध्यान रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप आई ड्रॉप डालते हैं तो यहाँ पे आँख के इस पार्ट पे आपको उंगली से प्रेशर देना है 1 मिनट के लिए इमीडिएटली दवाई डालने के बाद, ताकि जितनी भी दवाई आँख में जा रही है वो अपना काम करेगी। एक्स्ट्रा दवाई नोज़ में और गले में नहीं जाएगी।
इससे दवाई बॉडी के अंदर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं करेगी। इवन कभी कभार हमें प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी ग्लोकोमा की दवाइयाँ देनी पड़ जाती हैं, तो उनमें भी ये चीज़ इफ़ेक्टिव रहती है ताकि बेबी पे असर ना आए। इसके अलावा जो सेकंड प्रिकॉशन है वो है कि आपको दवाई डालने के 2 मिनट बाद उसे वाइप ऑफ करना है टिश्यू या रुमाल से, ताकि दवाई की ड्रॉपलेट्स पलकों में जमी ना रहे। नहीं तो उससे लोकल रिएक्शन, साइड इफ़ेक्ट्स, जलन या पिगमेंटेशन, बालों का लंबा हो जाना, ऐसी कई तरह की इश्यूज डेवलप होते हैं। अगर आप उसे वाइप ऑफ कर देंगे तो सालों साल इफ़ेक्टिवनेस बनी रहती है और साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते। इसके अलावा कुछ दवाइयों के बारे में और जानकारी देना चाहूँगा। कुछ दवाइयाँ आजकल कंपनी ने ऐसी बना दी हैं जो प्रेजर्वेटिव फ्री बॉटल्स में आती हैं, तो इवन 2 महीने तक भी उनको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल पैकिंग वाली बॉटल्स 1 ही महीने के लिए ओपन करी जाती है। तो हमेशा मेक श्योर कि जब भी आप दवाई खोलें उस पर ओपनिंग डेट डालिए और उसको 1 महीने बाद डिस्कार्ड करके नई बॉटल ओपन रखिए। ग्लूकोमा के पेशेंट्स को मेरी एक सजेशन रहता है, हमेशा एक्स्ट्रा बॉटल्स घर पे रखें ताकि कभी रात के टाइम आपकी डोज ना ख़त्म हो जाए, दवाई शीशी ख़त्म हो जाए, तो एटलीस्ट एक बैकअप आपके पास हमेशा पड़ा हो। इसके अलावा कोई भी आपको जानकारी चाहिए, प्लीज़ फील फ्री हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें एंड हम आपको सारी जानकारी देंगे। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूज़फुल रहेगी, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।